नफरत, झूठ और सनसनी। भारत का गोदी मीडिया पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पर पागलपन का शिकार हो गया है। जी हां, सुपर पावर अमेरिका का पाकिस्तान का ईरान के मामले पर वाहिद सालिस करार देना, भारत के सीने पर सांप लौट गए। दुनिया भर में पाकिस्तान पाकिस्तान और सिर्फ पाकिस्तान का नाम है। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का मेज सजा। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस का वफ्द के हमरा पाकिस्तान आना, सदर ट्रंप की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सबसे बड़ी बात फील्ड मार्शल सैयद हाफिज आसिम मुनीर की तारीफ, वो भी एक दो बार नहीं बल्कि बार बार पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत के बारे में जबरदस्त और शानदार अल्फाज पर भारत में सफ़े मातम बिछी है और बनती भी है। भारत में गैस के लिए लाइनें लग चुकी हैं, गरीब दो वक्त की रोटी को तरस रहा है। मणिपुर की बात करें, वहां पर आग लगी है, लेकिन मोदी सरकार और उसका गोदी मीडिया अपने अंदरूनी मामलात को छोड़कर सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मुसलसल चिंगारियां भड़का रहा है। यहां मामला है, इस पर बात करेंगे। समा का ये खुसूसी सेगमेंट है और पाकिस्तान दुनिया भर में सिफारती कामयाबियां हासिल कर रहा है। पाकिस्तानी कामयाबियां जो हासिल की हैं वो पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया ने भी देखी हैं। तो अब जो सूरत हाल है वो पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। पाकिस्तान गोदी मीडिया के सर पर सवार अपने मुल्क के मसाइल भूल गया। हर टॉक शो में सिर्फ पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों पर रोना धोना। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी के दुनिया भर में चर्चे हैं और भारत में सफ़े मातम बिछी है। गोदी मीडिया के तज्जियाकार जहर उगल रहे हैं। कुछ पाकिस्तान की कामयाबियों का एतराफ भी कर रहे हैं। सियासी रहनुमा हो या साबिक फौजी अफसरान, हर कोई मोदी सरकार की नाकामियों को बेनकाब कर रहा है और पाकिस्तान के गुण गा रहा है। भारतीय मीडिया लाख झूठ बोले लेकिन हकीकत को वो नहीं छुपा सकता। सच तो यही है कि भारतीय हुकूमत के हिस्से में रुसवाई ही रुसवाई है। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। समा का खुसूसी पैनल हमारे साथ मौजूद है। आबिद लतीफ साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद, जबकि वकार हसन साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। उनके जानिब बढ़ते हैं। आबिद साहब, सबसे पहले आपकी जानिब बढ़ते हैं और आपसे बात करते हैं कि भारत के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे पर ये जो समा की खुसूसी ट्रांसमिशन है, इसमें आप क्या कहते हैं? और अब जिस तरीके से भारत में जो शोर मचाया जा रहा है, जो गोदी मीडिया जिस तरीके की ओछी हरकतें कर रहा है, पाकिस्तान अपनी कारकर्दगी से और सालिसी से जवाब दे रहा है उसका, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? जी देखिए, ये बहुत क्लियर है कि जो इंडिया की जो स्टेट पॉलिसी है, लगता ये है कि वो सिर्फ झूठ पे मबनी है। वो कहते तो हैं जी वो कि ये चाणक्य के असूलों को वो फॉलो करते हैं और चाणक्य उनका स्ट्रेटेजिक गॉड फादर है। लेकिन अगर आप देखें तो जितने ऑपरेशन हुए, जिन ऑपरेशंस का इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया गया, चाहे वो उरी का वाक़या था, पहलवाम का वाक़या था, पहलगांव था, पुलवामा था, वो जितने वाक़यात थे वो सब के सब झूठ पे मबनी थे। वो एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस थे। उन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस में इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की पाकिस्तान पे, एक पाकिस्तान को एक टेररिस्ट खुदा न खास्ता स्टेट डिक्लेयर करने की कोशिश की। तो जिसका ये बैकग्राउंड हो, जिस स्टेट का जो स्टेट नैरेटिव है वो झूठ पे बेस्ड हो, तो ज़ाहिर है आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो मीडिया उनका क्या बात करेगा। फिर आपने मार्का हक में देखा जिस तरीके से उन्होंने एक फ्रेंजी क्रिएट कर दी। वॉर से पहले उन्होंने एक फ्रेंजी क्रिएट की झूठ पे मबनी कि पाकिस्तान जो है वो अब हम पाकिस्तान के खुदा न खास्ता 5 हिस्से कर देंगे, पाकिस्तान का कश्मीर एक हफ़्ते के बाद हमारे पास होगा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, और उसको अपनी आवाम को यकीन दिलाने की कोशिश की कि उनकी जो आर्मी है, उनकी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो इतनी कैपेबल हैं, उनकी लीडरशिप इसके कैपेबल है और वो बस ये करने को जा रहे हैं। फिर मार्का हक में आपने देखा कि उन्होंने किस तरीके से जब वो रात थी, जब अटैक्स हुए और उनकी तरफ से मिज़ल अटैक हुए जिसके रिस्पांस में फिर पाकिस्तान ने उनके एयरक्राफ्ट्स भी गिराए, उस वक्त वो अपनी आवाम को ये यकीन दिला रहे थे कि जो है वो लाहौर खुदा न खास्ता फ़तह कर लिया गया है, इस्लामाबाद फ़तह कर लिया गया है, कई शहर जो हैं पाकिस्तान के वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं, कई जगह जो हैं इंस्टॉलेशंस, एयर बेसेस और पता नहीं क्या क्या कर दिया गया है। और जब वो रियलिटी चेक 1-1.5 दिन के बाद लोगों को मिला तो फिर लोगों ने बड़ा शोर किया और शोर मचाया कि ये क्या हो रहा है। तो बेसिकली देखें, असल में बात यह है कि जिस स्टेट की जो स्ट्रेटेजिक थॉट है वो झूठ पे मबनी हो, वो कीना पे, बुक्स पे मबनी हो, वो इसी तरह की फिर बातें करता है। वकार साहब, आपकी जानिब बढ़ता हूँ। वकार साहब, सवाल यह है कि जिस तरीके के एक जानिब मणिपुर चल रहा है, खालिस्तान तहरीकें और कितनी अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं, तो शायद वहां से तवज्जो हटाने के लिए सारा जो मोदी सरकार का गोदी मीडिया है वो ये कहा जाता है, उनको टास्क दिया जाता है कि पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाए ताकि अंदर के जो मसाइल हैं वो उनकी अपनी आवाम को ना पता चल सकें। आई थिंक
जो भारत का गोदी मीडिया बेसिकली इट्स अ फेक मीडिया। और एक दफा एक्सप्रेस ट्रिब्यून में हमारा एक मजमून छपा था मेरा और मिसेस का, वी डिक्लेयर्ड दिस इज रिपब्लिक ऑफ एब्सर्डिटी बिकॉज पब्लिक टीवी लीड करता है इनके नैरेटिव को। मेरे ख्याल में जो गोदी मीडिया है इट हैज इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 14 इयर्स, क्योंकि इसको कॉर्पोरेट इंडिया बैंक रोल करता है। अगर आपको फिगर्स पता हो तो तकरीबन आई थिंक 70% गोदी मीडिया इज नाउ ओन्ड बाय अंबानी एंड अडानी। लाइक इवन एनडीटीवी के आई थिंक शेयर ले लिए जो थोड़ा बहुत रैशनल लेट्स से न्यूज़पेपर था। फिर इनके आप देख लें इनके साथ हो क्या रहा है। उस दिन एक अमेरिकन आए हुए थे एक्स एम्बेसडर, उन्होंने अच्छी खासी डांट पिलाई कि जी ऐसे लग रहा है टू टीच यू। कल परसों जो है अपना इनकी एक और हैं आई थिंक बहुत बड़ी जर्नलिस्ट हैं सोनम महाजन, शी वाज इंटरव्यूइंग जो पेस्कोव हैं जो प्रेसिडेंट पुतिन के एडवाइजर हैं या उनके स्पोक्स पर्सन हैं, और वो शी वाज नॉट ट्राइंग टू अंडरमाइन पाकिस्तान का जी हमें पाकिस्तान के हम बड़े शुक्रगुजार हैं। तो हर तरफ से जूते भी पड़ रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि एक जहालत का कुतुब मीनार है एंड गोदी मीडिया ने जितना डैमेज किया है, अभी जो सेनर वॉइसेस हैं विद इन इंडिया दे आर सेइंग जी कि इतना पीछे ले गए हैं कि इट विल टेक डेकेड्स कि आप इसको वापस किसी लेट्स से सेकुलर हालत में लाएं। बिल्कुल, बड़ा सही आपने नाम दिया कि जहालत का कुतुब मीनार है और ये एक एजेंडा है जिसके तहत ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। वकार साहब आपका बहुत शुक्रिया, आबिद साहब आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गोदी मीडिया का जो गोदी मीडिया है अपने अंदर के मसाइल जो हैं उन्हें छुपाने के लिए उन्हें टास्क दिया गया है और कितने % शेयर, जैसे कि हमारा जो पैनल है हमें बता रहा था कि गोदी मीडिया ने अपने मीडिया के जो मोदी सरकार है गोदी मीडिया की शेयर जो है वो खरीद ली है और मोदी सरकार जो है उस पर राज कर रही है, अपने मीडिया को कंट्रोल किए हुए बैठे। आपको बताएं वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए डिजिटल मीडिया फ़हद हारून से जर्मन सफ़ीर इना लेपल की मुलाकात, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बदलते हुए आलमी मंजरनामे पर तबादला ख्याल किया गया। मुआविन खुसूसी फ़हद हारून और जर्मन सफ़ीर के दरमियान डिजिटल मीडिया में बढ़ते मौक़े दरपेश चैलेंजेस के हवाले से बातचीत, जाली खबरों, गुमराहकुन मालूमात के तदारुक और ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़ के फ़रोग़ पर भी गौर किया गया। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के गैर कानूनी इस्तेमाल की रोकथाम समेत दीगर बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। जर्मन सिफारतखाने के इंचार्ज बराए मवासिलात, सकाफती उमूर और प्रोटोकॉल जॉन जराल क्रॉसर भी मुलाकात में शरीक हुए। पाक बरतानिया मादनी शोबे की तरक्की के लिए इश्तराक, जियो साइंस तरबियती प्रोग्राम शुरू। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक और बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। बरतानवी हाई कमिश्नर का कहना था कि पाकिस्तान के पास गैर मामूली जोग्राफियाई और मादनी सलाहियत मौजूद है। अली परवेज़ मलिक ने कहा बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक जियो साइंस तरबियत और जदीद तरीक़ेकार मुतारिफ कराए जाएंगे। GSP जैसे इदारों की सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान को पुरकशिश बनाया जाएगा। आलमी सतह पर मादनी वसाइल की तलब में इजाफा हो रहा है। सबसे पहले आपको बताएं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खित्ते में अमन के लिए मुतहरिक कतर का अहम तरीन दौरा। दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात, खित्ते में कशीदगी में कमी, मुज़ाकरात और आलमी ताउन की अहमियत पर जोर दिया। शेख तमीम बिन हमद सानी का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वफ़द का खैर मकदम, कशीदगी कम करने में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शानदार इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा किया। इस्लामाबाद से उस्मान खान रिपोर्ट कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का सह मुल्की दौरे का दूसरा मरहला कतर में पड़ाव डाला। दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वफ़द का खैर मकदम किया। मशरिक़ वस्ता समेत इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर बात हुई। खित्ते में अमन के लिए आलमी तावन और राब्तों पर जोर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कतर और खलीजी ममालिक पर हमलों की मजम्मत की। पाकिस्तानी हुकूमत और कौम की जानिब से कतरी अवाम और हुकूमत से मुकम्मल यकजहती का इज़हार किया। अमीर कतर ने पाकिस्तानी वफ़द के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया। वज़ीर आज़म ने अपने एक्स पैगाम में कहा मुलाकात में दिफा, सिक्योरिटी और तवानाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर बात हुई। तवानाई सप्लाई चेन के तसलसल को यकीनी बनाने पर इत्तफाक भी किया गया। शानदार इस्तकबाल और मेहमान नवाजी पर इजहार तशक्कुर। कहा हमारे तैयारे को कतरी लड़ाका तैयारों के स्क्वाड ने खसूसी प्रोटोकॉल दिया। ये पाकिस्तान और खलीजी ममालिक के दरमियान देरीना ताल्लुकात की अक्कासी है। वज़ीर आज़म के कतर पहुँचने पर कतरी वज़ीर ममलकत बराए खारजा अमूर सुल्तान बिन साद ने दोहा एयरपोर्ट पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुसल्लह फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। एयरपोर्ट और शहर को पाकिस्तानी परचमों से सजाया भी गया। आगे बढ़ें, आपको बताएं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ से मुलाकात की। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में ईरान के दीगर हुकाम भी मौजूद थे। ईरानी स्पीकर ने फील्ड मार्शल से मुसाफा किया। आसिम मुनीर गुज़श्ता रोज ईरान पहुंचे थे।
अगर ईरान ने मुआहिदा ना किया तो दोबारा जंगी कार्रवाइयों के लिए तैयार हैं। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेट की वार्निंग, कहा कि तेहरान को मालूम होना चाहिए कि हमारी और उनकी सलाहियतों का कोई मुकाबला नहीं। अमरीका अब भी पहले की तरह मंसूबा मजबूत है, हम उन पर नजर रखे हुए हैं। वो कौन से फौजी असासे मुंतकिल कर रहे हैं सब जानते हैं। हमारा ख्याल है ईरानी सुप्रीम लीडर जख्मी और जिंदा हैं। जनरल डैन केन ने कहा, ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी है, इसकी मदद करने वाले हर जहाज का पीछा करेंगे। पाबंदी के बायस ईरान की बरामदात रुक गई हैं। Ensures that our forces are maximally postured to restart combat operations should this new Iranian regime choose poorly and not agree to a deal. And that is what we urge this morning, that this new Iranian regime choose wisely. Which is where we'll start with a message to Iran's military leadership, to the KH leadership and IRGC leadership. We're watching you. Our capabilities are not the same, our military and yours. Remember, this is not a fair fight. And we know what military assets you are moving and where you are moving them to. While you are digging out, which is exactly what you're doing, digging out of bombed out and devastated facilities, we are only getting stronger. You are digging out your remaining launchers and missiles with no ability to replace them. You have no defense industry, no ability to replenish your offensive or defensive capabilities. You only have what you have. You know that, and we know that. You can move things around, but you can't actually rebuild. You can dig out for now, but you can't reconstitute. But we can. We are reloading with more power than ever before, and better intelligence, even more importantly, better intelligence than ever before, as you expose yourself with your movement to our watchful eye. We are locked and loaded on your critical dual-use infrastructure, on your remaining power generation, and on your energy industry. We'd rather not have to do it, but we're ready to go at the command of our president and at the push of a button. This blockade, which the chairman will detail this morning, is the polite way that this can go. Your energy is not moving and will not move, and we can do this all day. But it's not destroyed yet. Your energy industry is not destroyed yet. You like to say publicly, Iran, that you control the Strait of Hormuz, but you don't have a navy or real domain awareness. You can't control anything. To be clear, threatening to shoot missiles and drones at ships, commercial ships that are lawfully transiting international waters, that is not control. That's piracy. That's terrorism. The United States Navy controls the traffic going in and out of the strait because we have real assets and real capabilities. And we're doing this blockade, performing it with less than 10% of America's naval power. The math is clear. We're using 10% of the world's most powerful navy, and you have 0% of your navy. That's real control, and we have a long track record of dealing with pirates and terrorists. But there is an alternative. As our negotiators have said, you, Iran, can choose a prosperous future, a golden bridge, and we hope that you do for the people of Iran. In the meantime, and for as long as it takes, we will maintain this blockade, successful blockade. But if Iran chooses poorly, then they will have a blockade and bombs dropping on infrastructure, power, and energy. And at the same time, Treasury Secretary Scott Bessent and our friends over at Treasury are launching Operation Economic Fury as well, maximizing economic pressure across the entirety of the government. To Iran, choose wisely. The world watched, and so did you, as the U.S. military moved seamlessly from major combat operations to a world-class blockade. We can make that transition again, very quickly, and even more powerfully than ever. At the direction of President Trump, the War Department will ensure that Iran never has a nuclear weapon. Never. We'd prefer to do it the nice way, through a deal led by our great Vice President and negotiating team, or we can do it the hard way.
We urge this new regime to choose wisely. Speaking of choosing wisely, a note to the press corps, to the American media, as I just can't help but notice the endless stream of garbage, the relentlessly negative coverage. You cannot resist peddling, despite the historic and important success of this effort and the success of our troops. Sometimes it's hard to figure out what side some of you are actually on. It's incredibly unpatriotic. This same press corps, not this exact same press corps, but at least an older press corps, bent over backwards during the Biden administration to explain away the disastrous and disgraceful Afghanistan withdrawal. You called it the greatest airlift in American history. It's almost like you're cheering only for one side. This past Sunday, I was sitting in church with my family, and our minister preached from the book of Mark, the 3rd chapter. And in the passage, Jesus entered a synagogue and healed a man with a withered hand. The Pharisees came to watch. And as the scripture reads, they came to see whether Jesus, would heal him, or he would heal him on the Sabbath, so that they might accuse him. You see, the Pharisees, the so-called and self-appointed elites of their time, they were there to witness, to write everything down, to report. But their hearts were hardened. Even though they witnessed a literal miracle, it didn't matter. They were only there to explain away the goodness in pursuit of their agenda. As the passage ends, the Pharisees went out and immediately held counsel against him, how to destroy him. I sat there in church and I thought, our press are just like these Pharisees. Not all of you, but the legacy Trump-hating press. Your politically motivated animus for President Trump nearly completely blinds you from the brilliance of our American warriors. The Pharisees scrutinized every good act in order to find a violation, only looking for the negative. The hardened hearts of our press are calibrated only to impugn. I would ask you to open your eyes to the goodness, the historic success of our troops, the courage of this president, and this historic moment for a deal that could end the Iranian nuclear threat, the incredible battlefield victory laid before your eyes, the not one, but 2 incredible rescue missions, miracles, you might say, or a locked-in blockade. Or how about historic recruiting numbers? Yesterday, we announced that the Air Force and the Space Force met new higher goals in FY26 5 months in advance of the end of the fiscal year. Five months ahead of time. The Marine Corps and the Army will soon do the same. 2-3 years ago, we couldn't meet lower recruiting numbers, not even close. Where are the reports on that? Where's the coverage of the new spirit in the country, the new spirit in the ranks, the surge of Americans wanting to join the greatest military in the world? Nothing from the fake news. We sense a pattern. You see, on the battlefield, these are demonstrations of uniquely American capabilities, strength and resolve. It's all around you each and every day. But in the press, you only seek the negative, earning each and every day the fake news label. But the American people, with goodness in their hearts, see past the Pharisees in our press. They see the goodness. You watching, you see the goodness. They see the success. They see the reality. And they don't demand perfection, and perfection is not possible on any battlefield. But they see the incredible feats that our troops accomplish every single day. So to those troops, stay focused, block out the noise, stay aggressive. You are showing the world what it means to be an American warrior. You are making this building and the American people proud. We pray for you every day, and we have your back in every way. And to Iran, choose
wisely. I pray you choose a deal which is within your grasp for the betterment of your people and for the betterment of the world. In the meantime, the War Department is locked and loaded. चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं मुज़ाकरात और सिफारतकारी अमन का वाहिद रास्ता है। उम्मीद है अमन की कोशिशें कामयाब होंगी। दुनिया तीसरी आलमी जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। CNN को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान का दौरा या पसे पर्दा जारी राबते, ये सब एक ऐसे अमल का हिस्सा है जिसके जरिए हम जंग बंदी को बरकरार रखने और खित्ते में मुस्तकिल अमन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मंगल की डेडलाइन करीब है, कोशिश है कि मुस्बत नताइज हासिल किए जाएं। अब आपको बताएं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे ईरान पर खुसूसी नगमा जारी। नगमे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खुशामदीद कहा गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि मुल्क भर में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5,500 मेगावाट से तजावुज कर गया है। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क में बिजली की पैदावार 14,274 मेगावाट है, जबकि बिजली की तलब 20,000 मेगावाट तक है। शॉर्टफॉल के बायस शहरी और देही इलाकों में 10 से 16 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। इसी तरह मुल्क के शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटे है। मुल्क भर के देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक है। बिजली चोरी वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे से ज़ायद है। तो ये तो थी बिजली के हवाले से सूरत हाल। अब आपको बताएं कि मुल्क में सयाहत के फ़रोग के लिए बड़ा फैसला। गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ शाहराहों की तामीर और अपग्रेडेशन की मंजूरी। वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान की गिलगित बल्तिस्तान में नई सड़कों की चौड़ाई 7.3 मीटर से कम ना रखने की हिदायत। कहा पुरानी सड़कों को भी मजीद चौड़ा किया जाए। शकील अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत NHA हेडक्वार्टर में आला सतह का इजलास। गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ शाहराहों की तामीर और अपग्रेडेशन का तफसीली जायजा। सियाहत के फरोग के लिए अहम मनसूबों की मंजूरी दे दी गई। अस्तोर से चिलम चौकी तक 54 किलोमीटर, जबकि देवसाई से स्कर्दू तक 31 किलोमीटर तवील सड़क की तामीर शामिल है। स्कर्दू से देवसाई रोड के सर्वे का भी फैसला किया गया। इजलास में अपर कचूरा, बशू रोड और शिगर रोड की तामीर नौ, जबकि कराकरम हाईवे से नलतर सतरंगी लेक तक 36 किलोमीटर सड़क की तामीर की भी मंजूरी दी गई। रायकोट से फेरी मेडोज तक 12 किलोमीटर दुश्वार गुजार सड़क को सियाहती पैकेज में शामिल करने का फैसला किया गया। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने हिदायत की कि गिलगित बल्तिस्तान में नई सड़कों की चौड़ाई 7.3 मीटर से कम न हो और पहले से मौजूद सड़कों को भी मजीद चौड़ा किया जाए। खास तौर पर दुश्वार गुजार इलाकों में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर यकीनी बनाया जाए। अब्दुल अलीम खान का कहना था कि बेहतर रोड नेटवर्क से न सिर्फ सियाहत को फरोग मिलेगा, बल्कि मुल्की और गैर मुल्की सियाहों को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा सकेंगी। उन्होंने NHA हुकाम को हिदायत की कि गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत से करीबी राब्ता रखा जाए और सियाहती शाहराहों के हवाले से जामे ब्रीफिंग तैयार की जाए।